पहलगाम में आतंकी हमले को अब 3 दिन हो चुके हैं और इन 3 दिनों के बाद जो आतंक के आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो हैंडलर्स हैं, लश्कर ए तोयबा है, हाफिज सईद हैं, वो भी खूब मुस्कुरा रहे होंगे, खूब सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको भी आशा नहीं थी कि ये टेरर अटैक इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने निहत्थे सिविलियन टूरिस्ट को मार डाला, 26 लोगों को मार डाला और उसके बाद निकल भी लिए, 3 दिन तक पकड़े तक नहीं गए। जब तक ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं गया है। आशा करता हूं कि उन्हें जल्द पकड़ लिया जाए, लेकिन मैं इसको सक्सेस उस वजह से नहीं कह रहा हूं। मेरे ख्याल से इवन लश्कर ए तोयबा, हाफिज सईद, इन आतंकियों ने नहीं सोचा होगा कि उनकी जो साजिश थी, उनका जो प्लानिंग था, इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। भागने में नहीं, देश भर में आतंक फैलाने में। क्योंकि हुआ यह है कि पिछले 3 दिनों में जिस तरीके का आतंक फैला है, वो मेरे ख्याल से 1000 गोलियां भी उतना आतंक नहीं मचा पाती। जिस तरीके का डर का माहौल बनाया गया है हमारे देश में, नफरत फैलाई गई है हमारे देश में पिछले 3 दिनों में, वो कोई भी टेरर अटैक नहीं कर पाता। यूजुअली एक देश में टेरर अटैक से पूरा देश एकजुट हो जाता है, एक साथ आता है, अपनी डिफरेंसेस भुला देता है। लेकिन यहां शायद पॉलिटिक्स यही फेवर करती है कि सरकार के ऊपर सवाल ना उठे तो आपस में ही एक दूसरे पर सवाल उठाना शुरू कर दो। अब आतंकी हैंडलर्स भी खुश और सरकार भी खुश। इसीलिए पिछले 3 दिनों में हमने देखा है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को, जो कि मेन स्ट्रीम के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, देश भर में पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें चुन चुन कर मारा गया है, अपने घरों से निकाल देने की कोशिश हुई है, हॉस्टल्स में उनके खिलाफ अटैक हुआ है, मुसलमानों पर अटैक हुआ है। वजह यही है कि आपका धर्म क्या है, और वही टेररिस्ट चाहते थे। कश्मीर को बॉयकॉट करने की बात हुई है, मुहिम चलाई गई है कि कश्मीर को बॉयकॉट कर दिया जाए। एग्जैक्टली जो लश्कर ए तैयबा चाहेगी, हाफिज सईद चाहेगा, वही पिछले 3 दिनों में हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देने की कोशिश करता हूं और फिर दिखाने की कोशिश करता हूं कि हम लोग कितने पागल हो चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को ये खबर शायद भूल भी गए होंगे। इस बंदे का नाम, जो एक रफ इमेज, जो आपको छोटी सी इमेज दिख रही है, ये थोड़ी सी पुरानी खबर हो गई है। 1 साल बाद की खबर, 2 साल बाद की खबर हम याद भी कहां रखते हैं। लेकिन इन बंदे का नाम था प्रदीप कुरुलकर और ये डीआरडीओ में काफी सीनियर अफसर थे और ये पाए गए थे कि पाकिस्तान स्पाई रैकेट में, सेक्स रैकेट में भाई साहब फंस गए थे। इन्हें पकड़ा भी गया था। कांग्रेस बोलती है कि इनके तार आरएसएस से भी जुड़े हुए थे, आरएसएस के शाखाओं में वगैरह जाते थे, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं कि क्या एक बंदा जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट था, काफी सीनियर साइंटिस्ट था, उसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए निकले, स्पाइंग में इन्वॉल्व रहा, तो क्या हम पूरा डीआरडीओ को बंद कर देंगे? ये इतनी पागलपंती हमारे देश में कैसे आ गई है? हाँ, डोमेस्टिक हेल्प था, बिल्कुल था, और उसके लिए आपने देखा जो बुलडोजर एक्शन भी करा दिया गया कि जो टेररिस्ट इन्वॉल्व बोले जा रहे हैं उनके घर उड़ा दिए गए। अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताइए कि फिर डीआरडीओ को हमने क्यों नहीं बंद कर दिया? क्योंकि अगर 2 लोग इन्वॉल्व हैं, 4 लोग इन्वॉल्व हैं, आपने तो पूरे कौम को ही इन्वॉल्व कर दिया। और ऐसे आपको 1000 और केस मिल जाएंगे। अपनी नफरत को जस्टिफाई करने के लिए हम ये कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट चाहते थे, जो लश्कर ए तैयबा चाहती है, वही काम हम उसके एजेंट बन चुके हैं। आज के डेट में जो बंदा आपस में सवाल कर रहा है, देश को बांटने में काम कर रहा है, हेट फैला रहा है, वो लश्कर ए तैयबा का काम कर रहा है। और आज मैं एपिसोड में इससे शुरुआत इसलिए करना चाहता हूं कि आज सुबह जो देखा उससे सच में बहुत दिल को ठेस पहुंची। चलिए हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये मैसेज एक परेशान नीरज चोपड़ा को लिखना पड़ा। नीरज चोपड़ा वो इंसान जो हमारे देश में सिर्फ दो गिन के, इतने बड़े देश में 2 मुश्किल से गिन के इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसको हाउंड करने के लिए हमें मौका मिल गया। अटैक हुआ है पहलगाम में, अटैक करवाया पाकिस्तान ने, हाफिज सईद बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, और हम हाउंड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा। क्यों? क्योंकि उसके संबंध पाकिस्तानी प्लेयर्स से अच्छे हैं, कॉर्डियल हैं, और उसकी मां ने एक बार भाईचारा और अमन के बारे में बात कर दी थी, तो हम उसके फैमिली को, उसको, उसकी रेप्यूटेशन को तार तार कर देंगे। ये हमारी इज्जत और ये हमारी औकात रह गई है आज के डेट में। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये अटैक काफी सक्सेसफुल रहा है। हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि इतना सिक्योरिटी बोलने के बाद, चौड़ होने के बाद, 370 के बाद सब कुछ खत्म हो गया, आतंक का बैट टूट गया है, चलो वो सब भूल जाओ। ये आतंकी इतने दूर तक आ कैसे गए, कहां कहां सिक्योरिटी, 3 टियर सिक्योरिटी कहां कहां फेल हुई, उसके बारे में हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। सवाल हम पूछ रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट से, सवाल हम पूछ रहे हैं मुसलमानों से, सवाल हम ये नहीं पूछेंगे सरकार से, जो कि
यूजुअली टेरर अटैक के बाद पूछा जाता था एक ज़माने में, जब 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 26/11 हुआ था तब हम सवाल पूछते थे। और हम ये भी डिस्कस और डिबेट नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जवाब जो दिया जाएगा वो आओ में ताओ में आकर या एक सोची समझी रणनीति के तहत हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। मेरे ख्याल से अगर ये दो सवाल, ये अटैक कैसे हुआ और पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म सबक कैसे सिखाया जाए, अगर ये दो सवाल के बगैर आप कोई और सवाल पूछ रहे हो तो आप गद्दार हो और आप लश्कर तैयबा का सपोर्टर हो। बड़ी क्लियरली आज मैं बोल रहा हूं, चौड़ से मैं ये बात बोल रहा हूं, जो भी और आस वर्सेस देम और आपस में बंटवारा कर रहा है वो लश्कर तैयबा का सपोर्टर है, उसका काम कर रहा है। होशो हवास में ये बात कर रहा हूं और शेयर कर लो, और करना है तो डिबेट कर लो इस बात पर, क्योंकि ये लश्कर तैयबा एलिमेंट्स मेरे देश में तो बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे, भारत में नहीं मौजूद होने दूंगा ये जो बंटवारे वाले फोर्सेस हैं। अब रही बात पाकिस्तान की, बहुत सारे लोग आकर पिछले 2 एपिसोड्स जो हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है, रिसर्च करके बनाया है, ये गाली बक रहे वो गाली बक रहे हैं कि तुम तो हमेशा रिसर्च करके बात करते हो, तो ये सब तुमने कैसे बोल दिया कि पाकिस्तान ने ही ये सब कराया है। भाई थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, एलिगेशन को जो कोई लगाता है हिस्ट्री पढ़कर ही कहता है। लेकिन अब आप अपनी ही डिफेंस मिनिस्टर की बात सुन लीजिए। अब इसके बाद भी अगर आप बोलोगे कि कुछ डिफेंस बाकी है या पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत नहीं, तो फिर मैं क्या बता सकता हूं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, an unimpeachable track record. Defense Minister, I just want to get back to this particular incident. मैं क्या कहूं, कुछ कहने की जरूरत है। द प्रॉब्लम इज कि नेशनलिज्म को हम लोग समझ चुके हैं कि हम अपने देश के सरकार का बचाव करें। सवाल तो हम अपने सरकार से भी पूछेंगे कि ये कैसे हो गई घटना, आपके इतने चौड़े लंबे जो आप चीज़ें हाँकते थे उसके बाद कैसे हो गई। और सवाल आपको, जो अगर कोई भी डिफेंस और बचाव करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, उसे भी पूछना होगा कि आपके सरकार की मिनिस्ट्री खुद कह रही है, मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं हाँ 3 दशक तक हमने ये काम किया है। अब ये आपकी श्रद्धा है फैक्ट्स के लिए और कॉमन सेंस के लिए कि 3 दशक से जो आपका डीप स्टेट काम कर रहा था वो सडनली चुप हो गया है। मैंने आपका ISI, आपकी आर्मी जो एलीट है वो अब एकदम चुप हो गई है, वो सिर्फ पाकिस्तान के भलाई के लिए काम कर रही है और कोई गेम्स नहीं खेले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में कोई गेम खेला नहीं जा रहा है, कोई इंडिया में गेम खेला नहीं जा रहा है। ठीक है, फिर आप मान लीजिए, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि टी इज फैंटास्टिक और बलूचिस्तान बोल कर आप ये डिफेंड नहीं कर सकते हो कि लश्कर तैयबा आपकी जमीन पे है। यही भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा खत्म हो चुकी है। ठीक है, अगर आप मानते हो लश्कर तैयबा खत्म हो चुकी है, हाफिज सईद खत्म हो चुका है, जैश खत्म हो चुका है, तो फिर ठीक है। जैसे ओसामा भी खत्म ही हो चुका था, फिर आप ही के घर से निकला था। तो कहीं ना कहीं ये डिफेंस करने की जरूरत नहीं है आपको। मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूछिए अपने सरकार से सवाल कि इतने देश में, पूरे दुनिया में हमें ही क्यों बोला जाता है दैट वी आर अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। अगर आप ये बात मानना चाहें तो मानिए, नहीं तो जनरल मुनीर जो बोलते हैं, एक हफ्ते पहले जनरल मुनीर बोल रहे हैं कि कश्मीर इज अ जुगुलर वेन। अरे भैया जुगुलर वेन तो ठीक है, अपना वेन तो देख लो, बाकी की बॉडी तो अपाहिज पड़ी हुई है, उस पर भी तो देख लो। सो यू वांट टू कम एट द फैक्ट दैट ठीक है सबूत क्या है, ठीक है कर लो, लेकिन सबूत तो आपके मिनिस्टर ही खुद ही दे रहे हैं। और यहां वैसे जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो चार्ज पाकिस्तान लगा रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार और सरकार की गोदी मीडिया भी कोई काम नहीं कर रही है। ये देखिए, अब जो नया बलून फुलाया गया है कि इसको लोकल्स पर हम ब्लेम कर देते हैं। ये मैं प्रमोद कुमार जी, बुरा ना माने, प्रमोद कुमार जी ने जब ये ट्वीट किया था तो उसके बाद जब लोग उनके ऊपर चढ़ गए कि भैया ये झूठ बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सरकार बोल रही है। बट बेसिकली जो मेडोज हैं जहां ये किलिंग हुई है, वहां अब सरकार ये बोलने की कोशिश कर रही है कि हमें बताया नहीं गया था, सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड तो हैं, लेकिन ये तो क्लोज्ड एरिया था, यहां आप टूरिज्म करने कैसे गए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लोज किया था, लेकिन यह डिसीजन जो ओपन करने का था वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर था।
आप अगर क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं तो आप आराम से समझ चुके होंगे यहां करने की क्या कोशिश हो रही है कि सेंट्रल सरकार के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। अमित शाह की कोई गलती नहीं है, होम मिनिस्ट्री की कोई गलती नहीं है, ये सब तो उमर अब्दुल्ला ने कराया होगा, लोकल लोगों ने कराया होगा। लेकिन इसमें 2-3 चीजें जो फ्लॉड निकली और इसके बाद खूब खरी-खोटी, जैसा कि मैं कह रहा था कि भैया सरकार से तो सवाल सबको पूछना चाहिए, और वो ये है कि लोगों ने कहा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, हमारे पास तो पिछले महीने 3 महीने 1 साल 2 साल गूगल में भरे पड़े हुए हैं रिव्यूज जहां वो लोग गए हैं। ये हमेशा खुला था, सरकार को भी मालूम था और मेरे ख्याल से टेररिस्ट को भी मालूम चल गया था। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि इसको चुपचाप खोला गया था, चुपचाप यहां टूरिस्ट जा रहे थे हंड्रेड्स की तादाद पर, तो फिर आपकी फौज इतनी बर्बाद हो चुकी है, आपकी इंटेलिजेंस इतनी सड़ चुकी है कि ये लोग खुलेआम आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहे हैं और आपके पास कोई इनपुट नहीं है कि सिविलियंस इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन तोड़ के इनसिक्योर एरिया पे जा रहे हैं। तो ये जो फॉल्स फ्लैग का जो एक एलिगेशन है, वो हमारी सरकार भी कुछ कम नहीं है, इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसी उटपटांग बातें, बस अपनी स्किन बचाने के लिए हम कुछ भी बोल देंगे। बट एनीवेज, बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में मैंने सोचा था और बहुत ज़रूरी है इसको डिस्कस करना कि अब व्हाट नेक्स्ट, क्या हमारे बीच में जंग होगा, क्या मिसाइलें चलेंगी, क्या F-16 चलेगा, मिराज चलेगा, क्लस्टर बॉम्ब्स गिराए जाएंगे, या फिर एक और तरीका है जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका के साथ डीलिंग की थी। आज के ज़माने में क्या एक युद्ध सिर्फ गोलियों से लड़ी जा सकती है या फिर पैसे की ताकत से भी लड़ी जा सकती है? अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो आपको मालूम ही होगा कि इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, पाकिस्तान ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। पहले वो स्टेप्स देख लेते हैं, फिर हम आते हैं कि कैसे इसको आगे लिए जाया जा सकता है। ये सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी की जहाँ तक बात हुई, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। पहले तो आया तो लग रहा था कि एकदम मास्टर स्ट्रोक कोई डिसाइड हो गया है, लेकिन बाद में समझ में आया कि इतना मास्टर स्ट्रोक है नहीं, क्योंकि पानी आप इतनी आसानी से रोक नहीं सकते हो। देयर इज़ जियोग्राफी, देयर इज़ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑल्सो देयर इज़ द ह्यूमैनिटेरियन एंगल जिसको भी देखना होगा। अटारी वाघा बॉर्डर पर कम से कम ये हमने बॉर्डर्स बंद किए हैं और जो सेरेमोनियल रिट्रीट है उसे हमने थोड़ी कम करने की बात की है। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। आप यकीन मानिए पूरे देश भर में इतना गुस्सा है इस अटैक के बाद, मासूमों के मरने के बाद, और ये देखिए कि वाघा बॉर्डर पर क्या नाच गाना चल रहा है। अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं भी नहीं मान रहा था। मैं मानने को तैयार नहीं था कि ये टेरर अटैक के बाद के विजुअल्स हैं, लेकिन ये टेरर अटैक के बाद के विजुअल्स हैं। तो ये जो नंगा नाच होता है बॉर्डर पर, ये जो हमारे फोर्सेस को क्लाउन्स बनाकर बड़ी बड़ी टांगे हाँक कर ये जो ड्रामा होता है, रचा जाता है, फिर गाने बजाने होते हैं, चीखम चिल्ला होता है, इसको तो खैर बंद कर देना चाहिए। कम से कम कुछ तो पॉजिटिव आउटकम आए इस पूरे ट्रैजिक इंसिडेंट से। उसके ऊपर फिर आपका जो वीज़ा एग्जेम्पशंस है, जो पाकिस्तानी सिविलियंस यहाँ हैं उनको बाहर खदेड़ देना और डिप्लोमेटिक टाइज को डाउनग्रेड कर देना, इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। बड़ा इम्पैक्ट जो मैंने सनसनीखेज खबर थी वो था इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान ने अपने आप तो साइन नहीं किया था। देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल रेपरकशंस टू दिस ऑल्सो, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से समझता है कि ये वाले चीज़ पर हम इंडिया को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ इस चीज़ पर उन्होंने क्लियरली एक रेड लाइन खींचने की बात की है। सर, साइमा शबीर फ्रॉम अरब न्यूज़। सर, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एलामिया में ये कहा गया है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की या इस किस्म की कोई हरकत भी हुई तो पाकिस्तान उसका फुल फोर्स के साथ जवाब देगा। इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दे। क्या पाकिस्तान अटैक कर सकता है इंडिया पे अगर पाकिस्तान का पानी बंद किया गया या उसको डाइवर्ट किया गया? थैंक यू। देखिए, एक तो ये है कि हमने, भाई इनका जवाब दे दूं। एक तो ये है कि हमने कैटेगोरिक लिखा है, मैं एलामिया को मैंने रिपीट नहीं किया, को आपको कॉपीज पहुंच चुकी हैं पूरी प्रेस के साथ। हमने एडवांस उसको फौरी तौर पर रिलीज कर दिया। इट विल tantamount to an act of war। देखिए 240 मिलियन लोगों पानी की जो जरूरत है वो आप नहीं रोक सकते, और वो अपर रैपेरियन है, हम लोअर रैपेरियन, और ये गालबन एक वाहिद मुआहदा है। मुआहदे की डिस्कशन में जाए बगैर 60s में जो हुआ, ये एक वाहिद मुआहदा जिसमें हमने अपने दरिया खो दिए। तो ये पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का मुआहदा नहीं, उससे बियॉन्ड था, वो हो गया, माजी है। लेकिन इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिया में कि इट tantamount to be an act of war। तो
अब पाकिस्तानी की गीदड़ भक्की की जरूरत नहीं है। एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान डिक्लेयर करे या ना करे, इट डजंट मैटर, दैट आवर फोर्सेस कैन हैंडल। बट द फैक्ट इज कि इसको करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल हम एक स्लूज गेट गिरा देंगे और सारा पानी रुक जाएगा। वो है भी नहीं वैसा कोई स्लूज गेट। उसके लिए आपको पूरे बांध बनाने पड़ेंगे, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये कर भी दिया तो आपके पास जो अभी ह्यूमैनिटेरियन, जो आपके पास अभी सिंपैथी है, जो इंटरनेशनल सपोर्ट है, वो कम हो सकता है। क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी होनी होगी जिससे पाकिस्तानी सरकार को इंपैक्ट पड़े ज़्यादा, नॉट पाकिस्तानी सिविलियंस को। क्योंकि उससे क्या होगा, जो टेरर एलिमेंट्स है और जो सरकार है, उसको अपना प्रोपेगेंडा आगे करने के लिए और भी ज़्यादा मौका मिल जाएगा। तो इंडस वाटर ट्रीटी इतना आसान नहीं है कि आप उसको कल उठकर खारिज कर दोगे। इसीलिए इतने सारे युद्ध हो गए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन हमने ये ट्रीटी को नहीं छेड़ा था। इसके पीछे एक वजह है। न्यूज़पेपर और न्यूज़ हेडलाइंस में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने ट्रीटी सस्पेंड कर दी, लेकिन इसको सस्पेंड करना और जियोग्राफी वाइज ऑल्सो पानी का बहाव ऐसे रोकना आसान नहीं है। एक चाइना का भी फैक्टर है। जिस तरीके से इंडिया हाइपोथेटिकली रोक सकता है बहाव, उसी तरीके से चाइना हाइपोथेटिकली रोक सकता है बहाव ब्रह्मपुत्र में। तो इसका एक जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट भी है। इतना आसान है नहीं इसे करना। दूसरे तरीके हैं और उसी को डिस्कस करने के लिए मेरे ख्याल से आज का एपिसोड इंपॉर्टेंट है। उधर बायलैटरल ट्रीटीज को भी पाकिस्तान कह रहा है कि हम होल्ड करेंगे, शिमला अग्रीमेंट को भी होल्ड करेंगे, हम लाइन ऑफ कंट्रोल को फिर से सीज फायर लाइन बना देंगे जिसे हम क्रॉस भी कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस भी क्लोज कर दिया है जिससे हमारी फ्लाइट्स और लंबा टाइम लगेंगे। उन्होंने भी सस्पेंशन ऑफ ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस कम करने की बात की है। सो जहां तक नेट बात है कि ये जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी का, वो उससे कुछ ऑन द ग्राउंड अभी होने वाला नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं फिर? हाथ पर हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते। ऑन द अदर हैंड, अगर जो सोशल मीडिया पर जो जंग चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो जो फॉर्मर जनरल्स हैं और पायलट्स हैं वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैप से ही मिटा दो, खत्म कर दो, खत्म ही कर दो पाकिस्तान को, क्या प्रॉब्लम है? कल जाओगे 2 बम गिरा दोगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो ऐसी बचकानी हरकतें भी हो रही हैं सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर देख के लगो तो जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। जीतेगा कौन पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी जंग ऑलरेडी चल रही है। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि चाइना से सीखने की जरूरत है। अपने दुश्मन के पॉइंट्स देखो, अपने दुश्मनों से सीखो कि वो कैसे जंग लड़ते हैं। और चाइना फिलहाल अमेरिका के साथ एक जंग लड़ रही है, एक बुलेट बिना फायर किए, और वो जंग जीत भी रही है। और वो इसलिए क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स की ताकत लगाई अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए और चूर चूर कर दिया वो गुरूर। क्या हम ये चीज पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ कश्मीर का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कश्मीर नहीं है। और मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा। क्रिस्टीन फेयर ने बहुत बढ़िया एक छोटा सा मैं आपको बाइट सुनाऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि अगर कश्मीर सॉल्व भी हो जाता है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, उसके लिए तो नोबेल प्राइज मिलेगा जो भी सॉल्व करेगा उसको, लेकिन अगर सॉल्व भी हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम, एटलीस्ट फॉर द पाकिस्तान एलीट, फॉर द आर्मी, फॉर द ISI, फॉर द पॉलिटिकल क्लास, सॉल्व नहीं होगा। Has Pakistan not even remotely considered abandoning its revisionism? In recent decades, its revisionism has actually expanded. It's not just about Kashmir anymore. So in other words, if the border ferry came down and said, here's a territorial dispensation that you can both live with, go forth and prosper, Pakistan would still be a menace. And the reason for that is that Pakistan is ideologically opposed to India. That Pakistan's concerns with India are not strictly speaking or even mostly security driven. And what Pakistan mostly sees itself trying to do is retard India's rise. So when I talk about some of the data sources that I'm going to use in this book, mostly I'm using Pakistan's own military journals. And they will say things like, even after the 1971 war, we were not defeated because we lost half of our country to a much larger military, and yet we're the only one in South Asia that can challenge India's rise. We're the only ones that can resist India's hegemony. So not only does Pakistan have territorial issues with India over Kashmir, which I'm going to argue are ideological, not security driven, what Pakistan really wants to do is assert its equality with India. And this is, of course, a preposterous thing for Pakistan to do. So the question is... आप सोच के देखिए, इट्स अ टफ वन। बहुत लोग इस पे यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कश्मीर का मुद्दा सॉल्व भी हो जाए तब भी एक जस्टिफिकेशन, एक आइडियोलॉजिकल जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज दैट वी आर इक्वल टू इफ नॉट बेटर देन इंडिया। और वो सिर्फ एक कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने से नहीं होगा। इंडिया जब तक नीचे नहीं झुकेगा तब तक वो आइडियोलॉजिकल पोजिशन नहीं। तो अगर इंडिया आगे निकल गया, कोई कंपटीशन नहीं रहा, तो फिर तो आपका जस्टिफिकेशन, एग्जिस्टेंस के जस्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा ना। और इसीलिए कश्मीर शांत रहे,
प्रॉस्पेरस हो जाए, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। टूरिस्ट को मारना इज नॉट एन अ कोइंसिडेंस, ये सोची समझी हुई चाल है। इतने सालों से टूरिस्ट को आपने नहीं हाथ लगाया, अब क्यों किया? क्योंकि 7,500 करोड़ मिल रहे हैं। टूरिज्म इज नंबर 2 रेवेन्यू जनरेटर। हाँ ठीक है, इंडस्ट्रीज नहीं बैठा पाई सरकार, ये मानने वाली बात है, लेकिन हॉर्टिकल्चर के बाद नंबर 2 जहां तक पैसा आता है वो टूरिज्म से आता है। और उसको जो ब्लो मिला है, और उसके ऊपर जो लोग कश्मीर को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, सारे कश्मीरियों पर सवाल उठा रहे हैं, वो सबसे बड़े लश्कर तैयबा सपोर्टर्स हैं, वो सबसे बड़े टेरर सपोर्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के टेररिस्ट का काम वही कर रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे अब कश्मीर। आंसर ये होना चाहिए कि सरकार कश्मीर में बोले कि टूरिस्ट आइए, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारी गारंटी है। पॉलिटिशियन सामने आकर बोलेंगे कि हम दिखाएंगे कि आपको टूरिज्म कैसे इंस्टेंटली। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ताज में मैं जिंदगी में एक ही बार रहा हूं, ताज मुंबई में, और वो तब था जब 1 महीने बाद 26/11 अटैक के 1 महीने बाद ताज को रीओपन किया गया था। आप मेरी बात मानोगे, एक एक कमरा बुक्ड था, एक एक कमरा। मैं चैनल की तरफ से गया था और हमें एक कमरा मिलने में दिक्कत हुई थी, तो हमने भी एज अ शो ऑफ सॉलिडारिटी हम लोग एज अ चैनल भी रहे थे। एक कमरा नहीं मिल रहा था 1 महीने बाद। वो जज्बा आपको फिर से दिखाना होगा अगर आप सीरियस हो कश्मीर के बारे में। लेकिन यहां तो अगर सरकार पर सवाल ना उठाए, लोगों पर सवाल उठा जाए, तो सरकार भी उस पर खुश है। एक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है, या कोई सीनियर पॉलिटिशियन ये बोल दे कि ये जो आप लोग कर रहे हो अस वर्सेस देम, और ये जो झगड़ा कर रहे हो, जो स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है, और ये जो कम्युनल राइज हो रहा है, ये गलत है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना का अगर आपको एग्जाम्पल करना है तो सीखो चाइना से वो क्या करता है। सबसे पहले तो मानो कि आपसे गलती हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी लगाओ। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाती है कि हमारा बॉर्डर इतना सिक्योर हो गया है और फुल प्रूफ हो गया है और बैरिकेडिंग हो गई है। बीएसएफ का जवान पाकिस्तान पर बैठा हुआ है। कैसे बीएसएफ का जवान पाकिस्तान पहुंच गया विदाउट द बॉर्डर बीइंग सील्ड? आपको भी नहीं मालूम है कि आपका बंदा पाकिस्तान चले जाता है, पाकिस्तान से बंदा यहां आता है, आपको नहीं मालूम है। एक छोटा सा और एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, फिर आप समझोगे कि हमारी हालत कितनी खराब है। यह है 2019 का आर्टिकल स्वराज से, जहां इसरो नए सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर से कंट्रोल करने के लिए। अच्छी बात है, क्योंकि इसरो इज आवर प्राइड। कम से कम एक चीज तो हमने ठीक की है इस देश में, वो है इसरो, जो हमें चांद और मंगल तक पहुंचा चुका है। तो ऑब्वियसली आप ग्राउंड ऑब्जर्वेशन और स्पाई सैटेलाइट्स तो लगा ही सकते हो। अब टेरर अटैक के बाद लोगों को देखिए किस तरीके से गधा बनाने की कोशिश होती है। विद आईज ऑन पाकिस्तान, इंडिया स्पीड्स अप लॉन्च ऑन स्पेशल स्पाई सैटेलाइट। तो अभी तक क्या कर रहा था वो स्पेशल सैटेलाइट? उस पर कॉबवेब्स लगे हुए थे, वो सुसु कर रहा था वो सैटेलाइट अभी तक। तो इस तरीके से हमें गधा बनाया जाता है। जब एक टेरर अटैक होता है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन करते हम कुछ नहीं है। तो अगर टेक्नोलॉजी का सही इंप्लीमेंटेशन होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होता। उसे करने की दरकार है सबसे पहले। उसके बाद जिस तरीके से चाइना आज पूरे दुनिया पर राज कर सकता है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। आज मुझे यह खबर पढ़कर भी कितना खराब लग रहा था, लेकिन देखिए यह खबर पढ़कर आप भी समझेंगे कि देखिए कहां चाइना पहुंच चुका है और हम आज कहां हैं। ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव अप्रोच द गवर्नमेंट फॉर हेल्प। त्राही होकर वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से, क्योंकि चाइना ने जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उसका सप्लाई रोक दिया है 4 अप्रैल से। और अब देखिए क्या मांग कर रही है चाइना कि हमें पूरी सर्टिफिकेट चाहिए, एंड यूज कहां हो रहा है, कहीं बाहर तो एक्सपोर्ट नहीं कर दे रहे हो। एमईए भी साइन करेगा, चाइनीज एम्बेसी भी साइन करेगी। बेसिकली चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया में है, वो लाट साहब वो देखेंगे कि उनका सामान कहां इस्तेमाल हो रहा है, खुश होंगे, तब सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। ये होता है जब आप अपने टेक्नोलॉजी पर फोकस नहीं करते हो, अपने मिनरल रिसोर्सेज पर फोकस नहीं करते हो। इस पर बहुत सारे लोग कहेंगे लेकिन अरे हम क्या कर सकते हैं, चाइना के पास ही तो इतना है। हमारे पास भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो हम नंबर 5 पर आते हैं दुनिया के पायदान पर। अमेरिका अब हमसे डील करने की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि हम भी इंडिया के रेयर अर्थ मिनरल्स लेंगे। तो हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन हम वर्ल्ड आउटपुट में नंबर 1% है। नंबर 5 हमारे पास रिसोर्सेज हैं और आउटपुट हम करते हैं रेयर अर्थ का 1%। तो कहीं ना कहीं हमारी फोकस भी नहीं रही है। अगर यही फोकस होता तो शायद आज ये सिचुएशन ना आ पाता। हम अपने आप को कहते हैं कि हम नंबर 3 जीडीपी इन द वर्ल्ड बनने वाले हैं, विश्व गुरु बनने वाले हैं। तो यूज करो अपना इकोनॉमिक माइट, यूज करो और उन सारे देशों को कंट्रोल करो और रोको जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। उनके साथ फेवरेबल डील करो विद द अंडरस्टैंडिंग कि वो पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेंगे गुड्स, कमोडिटी, स्पेशली हाई एंड टेक्नोलॉजी।
पाकिस्तान सरकार को आप बहुत और तरीके से घेर सकते हो, और ये चाइना ने दूसरे देशों के साथ किया है, हमें भी ये सीखना पड़ेगा। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कोलैप्स करके और बॉम्ब गिराकर उतना नहीं होगा, क्योंकि वो और भी त्राही त्राही होकर, वो तो पाकिस्तान इज दैट गून ऑन द स्ट्रीट। उसको तो सरकार को चाहिए ही कि हाँ हमारे साथ आके लड़ाई करो, जिससे हम भी जस्टिफाई करें, देखो तुम गरीब हो तो हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमें इंडिया के साथ लड़ाई करनी है, अभी तो सर्वाइवल का फैक्टर है। ऐसे चीजें सोचनी पड़ेंगी जहां बिना बम गिराए ही सरकार के ऊपर बम गिर जाए। और चाइना से ऐसे बहुत आप सीख ले सकते हो, बहुत ऐसे कांड किए हुए हैं। इनसर्कलिंग पॉलिसी, कि भैया जैसे चाइना इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरीके से आप भी इनसर्कल करो, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो और चाहे वो चाइना के साथ कोई बैकहैंड डील करिए आप कि भैया पाकिस्तान को इतना सप्लाई करना नहीं चलेगा। अब वो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर यूएस और चाइना के बीच में इतनी लड़ाई चल रही है, चाइना इंडिया के साथ एलाई करना चाहता है, तो एलाई करो और निकालो अपना मलाई निकालो, और चाइना से ये जो सपोर्ट चाइना लेता रहता है, पाकिस्तान लेता रहता है चाइना से, उसको रोको। वाटर विदाउट स्टॉपिंग इट, ये आप बोल रहे हो ना कि अरे इंडस वाटर ट्रीटी हम रोक देंगे, विदाउट स्टॉपिंग द ट्रीटी आप धीरे धीरे वाटर डाइवर्जन कर सकते हो। चाइना ने भी किया है सालों से, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक है, धीरे धीरे हमारा लैंड कैसे लिया है चाइना ने, तो ये काम आप भी कर सकते हो पाकिस्तान के साथ कि धीरे धीरे आप वाटर डाइवर्ट करना, एलाइज बनाओ विदाउट ब्रेकिंग द ट्रीटी। किस तरीके से आप स्क्रूज टाइट कर सकते हो वो देखो, साइबर ऑप्स कर सकते हो। अगर आप इतने ही स्ट्रांग हो सॉफ्टवेयर में, दुनिया का ये वर्चस्व है आपका सॉफ्टवेयर में, तो लगाइए एक सॉफ्टवेयर टीम जो क्रिटिकल पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर सके, हर्ट कर सके। आप सिटीजन वर्सेस सिटीजन फाइट करने की सोच रहे हो, जबकि आपको फाइट करना है सरकार के खिलाफ, क्योंकि कहीं ना कहीं सिटीजन भी समझ चुका है पाकिस्तान का कि यह सरकार गलत काम कर रही है, बहका रही है, फोकस नहीं कर रही है, और अगर कोई डेमोक्रेसी उठने की कोशिश भी करती है तो उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। एक और जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर, अगर आपने देखा नहीं है तो पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल्स खुद ही सेल्फ डेप्रिकेटिंग ट्वीट्स कर रहे हैं कि भैया तुम हमें क्या मारोगे। इसको सुन लीजिए। द फनीएस्ट shit is there's absolutely nothing that India can threaten us with, that we are already not suffering in the hands of our government। सोचिए इस समय जब जंग की बातें हो रही हैं तो ऐसे ट्वीट्स वायरल जा रहे हैं। पानी रोक दोगे इंडिया, वैसे ही नहीं है। मार दोगे, वो तो हमारी सरकार ऐसे में ही मार रही है। लाहौर ले लोगे ले लो, आधे घंटे बाद खुद ही वापस कर दोगे, क्योंकि हालत लाहौर की इतनी खराब है। तो ये काम जो हम कर रहे हैं ना कि सिटीजन टू सिटीजन कॉन्टैक्ट क्लोज करके, हम सोच रहे हैं मूवीज़ क्लोज कर देंगे, स्पोर्ट्स क्लोज कर देंगे, हमारे ओलंपियंस को हम गाली बक देंगे, हमारे बॉलीवुड बंदों को गाली बक देंगे, उससे होने वाला कुछ नहीं। दिखने में बहुत अच्छा लगता है, अगर विकेट उखाड़ना है तो विकेट भी उखाड़ दो, पिच भी उखाड़ दो, लेकिन जो असली काम करना है, अगर सरकार को इनसर्कल करना है पाकिस्तान के, तो फिर आपका अपना विश्वगुरु स्टेटस दिखाना पड़ेगा, फिर आपको अपना इकोनॉमिक माइट दिखाना पड़ेगा, फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या खेलते हो। नहीं तो ठीक है, हम लोग भी चिल्लाते हैं, वो भी चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बस यही होप करूंगा कि अगर स्ट्रेटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक्स तक की बात आए, सबसे पहले उन टेररिस्ट को अरेस्ट करो। आज 3 दिन बाद ये एपिसोड रिकॉर्ड करते समय मुझे शर्म आ रही है कि हम उन टेररिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई होप ये एपिसोड जब तक आप देखो वो टेररिस्ट पकड़े गए और हम एक क्लियरली इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये साबित कर पाएं कि ये भी एक ऑपरेशन है जो पाकिस्तान ने किया है। न लश्कर तैयबा मरा है, न पाकिस्तान का जो रवैया है इंडिया की तरफ, न वो बदला है, न लालच बदली है, न जनरल जो सारे जो टॉप में जनरल बैठे हुए हैं वो अभी भी शराब पी के यही सोचते हैं कि एक दिन कश्मीर हमारा होगा। ये सोच को बदलनी होगी और इसके लिए हमें भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अप्रोच बदलनी होगी।